सोचिए, शरीर को ठंडा रखने के लिए पसीना बनाने वाली एक मामूली सी ग्रंथि। हाँ, एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। बिल्कुल। लाखों सालों के इवोल्यूशन में खुद को ऐसे बदल ले कि वो पूरी मानव जाति का पोषण कर सके। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंजीनियरिंग मार्वल डिस्गाइज्ड एज सॉफ्ट टिश्यू, द मेमोरी ग्लैंड या ब्रेस्ट। इवोल्यूशन का ये शायद सबसे फैसिनेटिंग एडेप्टेशन है। एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड जो प्यूबर्टी के बाद फीमेल्स में डेवलप होकर लैक्टेशन का इतना कॉम्प्लेक्स काम संभाल लेती है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। आज की हमारी इस गहरी चर्चा का फोकस फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एनाटॉमी के इसी डायनामिक ऑर्गन पर है, क्योंकि बुक्स में बोन्स और मसल्स पढ़ना फिर भी आसान लगता है। हाँ, क्योंकि वो रिजिड है। राइट, उनका एक फिक्स्ड शेप होता है। लेकिन जब हम सॉफ्ट टिश्यूज की बात करते हैं तो वो अपनी एक अलग ही फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आते हैं। एनाटॉमी नोट्स साफ बताते हैं कि इसका शेप हेमिस्फेरिकल, कोनिकल, पेंडुलोस या फ्लैट हो सकता है। कोई एक फिक्स्ड मोल्ड नहीं है। एग्जैक्टली। क्योंकि यहाँ फॉर्म पूरी तरह से फंक्शन को डिक्टेट करता है। मतलब ये एक डायनामिक स्ट्रक्चर है जो लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में हार्मोनल बदलावों के हिसाब से रिएक्ट और चेंज करता है। एक फिक्स्ड शेप तो इसके फंक्शनल पर्पस को ही लिमिट कर देगा। तो अगर इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, तो एनाटॉमी डिसेक्शन में इसे लोकेट करने के लिए कोई तो रिलायबल लैंडमार्क होगा। अगर ये चेस्ट वॉल पर है तो इसका सटीक एक्सटेंट क्या है? देखिए, पेक्टोरल रीजन के सुपरफिशियल फेशिया में इसकी लोकेशन बहुत वेल डिफाइंड है। अगर हम इसे वर्टिकली देखें तो ये दूसरी पसली यानी सेकंड रिब से लेकर सिक्स्थ रिब तक। बिल्कुल, सिक्स्थ रिब तक। सेकंड से सिक्स्थ रिब। और अगर हम हॉरिजॉन्टल बाउंड्रीज की बात करें तो स्टर्नम के लेटरल बॉर्डर से लेकर मिड एक्सिलरी लाइन तक। करेक्ट। मिड एक्सिलरी लाइन मतलब आर्मपिट के ठीक बीच से नीचे जाने वाली इमेजिनरी लाइन। ये इसकी ब्रॉड बाउंड्रीज है, पर यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएशन आता है। ग्लैंड का सारा हिस्सा सिर्फ इस गोल घेरे में सीमित नहीं रहता। इसका ऊपरी लैटरल हिस्सा यानी बाहर की तरफ का थोड़ा सा ग्लैंडुलर टिश्यू एक्सटेंड होकर सीधा एक्जिला के अंदर चला जाता है। इसे याद रखने के लिए एक धूमकेतु या कॉमेट की कल्पना करें। वो जो ऊपरी हिस्सा एक्जिला की तरफ जा रहा है उसे एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस कहते हैं। हाँ, एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। ये फर्स्ट ईयर के वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे सिर्फ एक एक्सटेंशन या पूंछ की तरह इमेजिन करने के बजाय मुझे लगता है इसे एक एनाटॉमिकल हाईवे की तरह देखना ज्यादा सही है। ये बहुत ही फंक्शनल नजरिया है ना? ये हिस्सा असल में ब्रेस्ट टिश्यू को सीधे आर्मपिट के लिम्फेटिक सिस्टम के करीब ले जा रहा है। राइट। ये सिर्फ शेप का वेरिएशन नहीं है, ये एक ब्रिज है। क्लिनिकली ये जानना क्रिटिकल है क्योंकि कभी-कभी ये टेल एक अलग ट्यूमर या स्वेलिंग की तरह प्रेजेंट कर सकती है। अच्छा। और एक अनट्रेन्ड आंख इसे कोई साधारण लिम्फ नोड समझ सकती है। तो बाउंड्रीज और ये हाईवे सेट हो गए। अब अगर बाहर से अंदर की तरफ के आर्किटेक्चर को डिकोड करें तो सरफेस पर सबसे प्रोमिनेंट फीचर निप्पल है, जो आमतौर पर फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में होता है। फोर्थ स्पेस, राइट। लेकिन नोट्स में एक पॉइंट ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। निप्पल के अंदर कोई फैट नहीं होता बल्कि स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं। ऐसा क्यों? अगर वहां फैट होता तो वो एक सॉफ्ट पैसिव स्ट्रक्चर बन जाता। हाँ। स्मूथ मसल फाइबर्स की मौजूदगी उसे डायनामिक बनाती है। जब टैक्टाइल स्टिमुलेशन होता है या तापमान गिरता है तो ये फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे निप्पल इरेक्ट होता है। एग्जैक्टली। ये मैकेनिज्म नवजात शिशु के लिए लैचिंग को आसान बनाता है। और सबसे अहम बात, यहाँ 15 से 20 लैक्टोफेरस डक्ट्स आकर खुलती हैं, तो ये मसल्स अंदर के डक्ट्स को स्क्वीज करके दूध को बाहर धकेलने में मदद करती हैं। मतलब ये सिर्फ एक ओपनिंग नहीं है बल्कि एक एक्टिव पंपिंग वॉल्व की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल। और इन फाइबर्स को कंट्रोल करने के लिए ही यहाँ नर्व सप्लाई इतनी रिच होती है। इसके आसपास का जो डार्क पिगमेंटेड एरिया है, एरियोला, उसका पिगमेंटेशन भी शायद शिशु के लिए कोई विजुअल गाइड है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट्स यही मानते हैं कि वो कॉन्ट्रास्टिंग कलर नवजात शिशु को गाइड करने में मदद करता है। लेकिन एरियोला का सिर्फ विजुअल रोल नहीं है। और क्या रोल है? इसके अंदर बहुत सारे सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं
व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज हाँ, कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान ये ग्लैंड साइज में बड़े होकर स्किन पर छोटे-छोटे उभार बना लेते हैं। ओहो, मॉन्टगोमरी ट्यूबरकल्स, राइट, मॉन्टगोमरी जो ट्यूबरकल्स। एक तरह का नेचुरल ल्यूब्रिकेंट रिलीज करते हैं। नर्सिंग के दौरान लगातार फ्रिक्शन से स्किन ड्राई या क्रैक हो सकती है, तो नेचर ने पहले से ही वहां एक इनबिल्ट ऑयलिंग सिस्टम फिट कर दिया है। बिल्कुल। मॉन्टगोमरी ट्यूबरकल्स ये शरीर की ऑन डिमांड अडेप्टेबिलिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है और वाइवा के लिए एक डू नॉट फॉरगेट पॉइंट। एकदम सही कहा। सरफेस फीचर्स के बाद अब अगर हम स्किन के नीचे के मेन इंटरनल स्ट्रक्चर में जाएं, तो ये मुख्य रूप से 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पैरेन्काइमा और स्ट्रोमा। हाँ, पैरेन्काइमा जो फंक्शनल हिस्सा है और स्ट्रोमा जो सपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। पैरेन्काइमा को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहीं सारा प्रोडक्शन होता है। पैरेन्काइमा के आर्किटेक्चर को अगर हम एक पेड़ और उसकी शाखाओं के रूप में विजुलाइज करें तो चीजें बहुत आसानी से समझ आ जाती हैं। वो कैसे? जैसे ब्रेस्ट में करीब 15 से 20 लोब्स होते हैं। मान लीजिए ये उस पेड़ की मेन बड़ी शाखाएं हैं। ओके। ये लोब्स फिर छोटे लॉब्यूल्स में बढ़ते हैं जो छोटी टहनियां हो गई, और उन टहनियों के सिरों पर एल्वियोली होते हैं जो पत्तों की तरह काम करते हैं। राइट। यहीं पर असल में दूध का सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस के बाद दूध डक्ट के थ्रू ट्रैवल करता है। 15 से 20 लोब्स हैं तो 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट्स भी होंगी जो निप्पल की तरफ जाती हैं। हाँ, लेकिन वो सीधे बाहर नहीं खुलती। निप्पल तक पहुंचने से ठीक पहले वो डक्ट्स चौड़ी होकर लैक्टिफेरस साइनस बनाती हैं। बिल्कुल, यह साइनस एक तरह का होल्डिंग रिजर्वियर है। जब शिशु लैच करता है तो सबसे पहले इसी साइनस का दूध बाहर आता है, जिसे हम फोर मिल्क कहते हैं। एग्जैक्टली। अब सोचने वाली बात यह है कि ये सारा ग्लैंडुलर टिश्यू काफी भारी होता है। फ्लूइड से भरा हुआ है। राइट। इसे चेस्ट पर कोलैप्स होने या शेप बिगड़ने से बचाने के लिए कोई तो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी चाहिए। ये काम स्ट्रोमा का है जो फैट और फाइब्रस टिश्यू से बना है। और इसी फाइब्रस टिश्यू में छुपे हैं हमारे फेवरेट रिवीजन पॉइंट, सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर। बिल्कुल। ये लिगामेंट्स पूरे ग्लैंड के अंदर फैले हुए सस्पेंशन केबल्स हैं जो ब्रेस्ट को सपोर्ट करते हैं और उसका शेप मेंटेन करते हैं। ये सस्पेंशन केबल सिर्फ शेप मेंटेन नहीं करते, इनकी क्लिनिकल अहमियत बहुत ज्यादा है। वो कैसे? अगर ब्रेस्ट में कोई ट्यूमर या कैंसर डेवलप होता है तो वो इन लिगामेंट्स को अपनी तरफ खींचने लगता है। इस अंदरूनी खिंचाव की वजह से बाहर स्किन पर गड्ढे या डिम्पलिंग दिखने लगती है। वाह! तो कूपर्स लिगामेंट्स का खिंचाव असल में अंदर किसी गड़बड़ी का बाहरी अलार्म सिस्टम बन जाता है। स्किन डिम्पलिंग देखकर एक डॉक्टर तुरंत समझ सकता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। राइट। अब अगर ये लिगामेंट्स पूरे स्ट्रक्चर को होल्ड कर रहे हैं तो ये पूरा सेटअप चेस्ट वॉल पर मूव कैसे करता है? इसे फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए ब्रेस्ट और पेक्टोरल फेशिया के बीच एक खाली जगह या स्पेस होता है जिसे हम रेट्रोमेमरी स्पेस कहते हैं। रेट्रोमेमरी स्पेस? हाँ, ये लूज एरियोलर टिश्यू से भरा होता है। लूज टिश्यू मतलब ये एक शॉक एब्जॉर्बर या ग्लाइडिंग लेयर है, जैसे किसी मशीन के मूविंग पार्ट्स के बीच ऑयल होता है ताकि ब्रेस्ट चेस्ट वॉल पर फ्रीली मूव कर सके। सही कहा। अगर ये रेट्रोमेमरी स्पेस किसी बीमारी जैसे एडवांस कैंसर की वजह से ब्लॉक हो जाए तो ब्रेस्ट अपनी ये ग्लाइडिंग मूवमेंट खो देता है और चेस्ट वॉल से पूरी तरह चिपक जाता है। एग्जैक्टली। एग्जामिनेशन में ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अगर रेट्रोमेमरी स्पेस इसे मूव करने की आज़ादी दे रहा है तो इसके आसपास और ठीक पीछे कौन सी संरचनाएं हैं, रिलेशंस क्या हैं? अगर हम सुपरफिशियल रिलेशंस की बात करें तो स्किन और सुपरफिशियल फेशिया आते हैं। और डीप रिलेशंस में सबसे ऊपर पेक्टोरल फैशिया होता है जो मसल्स की आउटर कवरिंग है। राइट। और उसके नीचे मुख्य रूप से 3 मसल्स होती हैं जो स्टूडेंट्स को याद रखनी है, पेक्टोरालिस मेजर, सेराटस एंटीरियर और एक्सटर्नल ओब्लिक। तो पेक्टोरालिस मेजर, सेराटस एंटीरियर और एक्सटर्नल ओब्लिक ये एक डायनामिक मस्कुलर बेड बनाते हैं। एग्जैक्टली। अब इस पूरे सिस्टम को सुचारू रूप से काम करने के लिए फ्यूल यानी ब्लड और सिग्नल्स यानी नर्व्स कहाँ से मिलते हैं? इतने हाई मेटाबॉलिक रेट के लिए ब्लड सप्लाई बहुत तगड़ी होनी चाहिए। ब्लड सप्लाई के 4 प्रमुख सोर्स हैं। 4 सोर्स? हाँ, इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, लैटरल थोरैसिक आर्टरी, पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज और एक्रोमियोथोरैसिक आर्टरी। वाओ, चारों तरफ से सप्लाई। इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, लैटरल थोरैसिक, पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल और एक्रोमियोथोरैसिक। बिल्कुल। और वीनस सप्लाई की बात करें तो सुपरफिशियल वेन्स इंटरनल थोरैसिक वेन में ड्रेन होती है और डीप वेन्स एड्रिलरी और पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन्स में रास्ता लेते हैं। सही का। नर्व सप्लाई की बात करें तो स्टूडेंट्स को क्विकली याद दिला दूं कि नर्व सप्लाई मुख्य रूप से 4th से 6th इंटरकॉस्टल नर्व्स की एंटीरियर और लैटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस से आती है। राइट। इससे याद रखने की ट्रिक बहुत आसान है।
निपल 4th स्पेस पर है और नर्व्स 4th से 6th तक हैं। इस ट्रिक से ये हमेशा याद रहेगा, सबसे ज्यादा लिम्फैटिक्स के जरिए ही होता है। लिम्फ फ्लूइड एक तरह का ड्रेनेज सिस्टम है। अगर ट्यूमर सेल्स अपनी जगह छोड़ते हैं तो वो इसी ड्रेनेज के बहाव में बह जाते हैं। ड्रेनेज पैटर्न का ब्रेकडाउन समझना बहुत जरूरी है। तो पैटर्न क्या है? लगभग 75% ड्रेनेज एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में जाता है। 75%? हाँ, 20% इंटरनल मेमोरी नोड्स में और करीब 5% पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल नोड्स में। और सुपीरियर क्वाड्रेंट्स? सुपीरियर क्वाड्रेंट्स सीधे सुप्राक्लेविकुलर नोड्स में ड्रेन होते हैं। यहाँ एक सवाल है, आखिर 75% हिस्सा एक्सिलरी नोड्स में ही क्यों जाता है? ऐसा क्या है उस डायरेक्शन में? इसका जवाब एनाटॉमिकल प्रॉक्सिमिटी और फ्लूइड फ्लो में है। आपको याद है हमने एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस को एक हाईवे कहा था? हाँ, जो ग्लैंड को सीधे आर्मपिट से जुड़ता है। ब्रेस्ट का ज्यादातर ग्लैंडुलर टिश्यू आउटर हाफ में होता है, जो एक्सिला के सबसे करीब है। राइट। लिम्फैटिक फ्लूइड हमेशा पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस फॉलो करता है, इसलिए फ्लूइड का नेचुरल ढलान उसी तरफ होता है। ये पूरी तरह से लॉजिकल है, इसीलिए ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के दौरान डॉक्टर्स हमेशा एक्सिला को भी चेक करते हैं। बिल्कुल। तो हमने पूरी एनाटॉमी और लिम्फैटिक समझ लिए, लेकिन डेवलपमेंट की बात करें तो भ्रूण या एम्ब्रियो में ये सब बनना कब शुरू होता है? इसकी शुरुआत इंट्रा यूट्राइन लाइफ के 6ठे हफ्ते यानी 6th वीक में ही हो जाती है। इतनी जल्दी? हाँ, और ये एक्टोडर्म तथा मेसोडर्म दोनों से मिलकर विकसित होता है। बेहतरीन। तो एक क्विक रिवीजन रन थ्रू कर लेते हैं पूरे एपिसोड को रैप अप करने के लिए। चलिए। एक्सटेंट वर्टिकली 2nd से 6 रिब्स, मिड एक्सिलरी लाइन। पूंछ वाला हिस्सा जो एक्सिला में जाता है, एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। लोब्स कितने? 15 से 20। निपल 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में शेप मेंटेन करने वाले स्ट्रक्चर्स, सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर। और सबसे जरूरी 75% एक्सिलरी लिम्फैटिक ड्रेनेज। राइट। ये तो हो गए वाइवा पॉइंट्स। अब श्रोताओं के लिए एक फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट। हम सब ने एवोल्यूशन की बात की, लेकिन ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि कैसे एक साधारण स्वेट ग्लैंड विकासवाद की प्रक्रिया में इतना जटिल और जीवनदायी अंग बन गया। बिल्कुल। जो न केवल पीढ़ियों को पोषण देता है, बल्कि मेडिकल साइंस में सबसे ज्यादा स्टडी किए जाने वाले अंगों में से एक है। सच में ये शरीर की अडैप्टेशन का एक मास्टरपीस है। This was today's Anatomy podcast on Beyond the Stethoscope.